तो 8th क्लास में फर्स्ट लेसन लगता है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप। देन वी हैव टू नो व्हाट इज़ द क्रॉप। तो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट अगर हिंदी में बोले तो कि हम किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं एग्रीकल्चर अर्थात फसलों को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फसल क्या होती है, व्हाट इज़ क्रॉप। देन वेरी सिंपल डेफिनेशन, प्लांट आर ग्रो आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम टू फुलफिल्स द नीड्स ऑफ फूड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो जो भी प्लांट्स होते हैं वो हमारे बेसिक नीड के लिए एकदम कंपल्सरी होता है, एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो। तो कोई भी एनिमल, कोई भी ह्यूमन या किसी को ले लो, चाहे वो कार्निवोरस हो चाहे हार्बिवोरस हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमेशा प्लांट्स पर ही डिपेंड करता है। कुछ डायरेक्टली करता है, कुछ इनडायरेक्टली करते हैं। देन प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है जो हमें मेजरली हर समय खाने के लिए चाहिए। जैसे अगर हम गेहूँ की बात कर ले या राइस की बात कर ले, तो उसके अंदर कुछ ऐसे प्लांट जो खाने के लिए हमें फूड प्रोडक्ट, मतलब जो खाना होता है, फूड होता है, वो हमें उपलब्ध करवाते हैं, वो क्या होता है, क्रॉप्स कहलाते हैं। बट अब प्लांट और क्रॉप में डिफरेंस क्या हुआ? ऐसे तो हम हर प्लांट को क्रॉप नहीं बोल सकते। देन एकदम सिंपल से द ग्रुप ऑफ प्लांट्स, तो किसी भी एक जगह पर, एक प्लेस पर बहुत सारे प्लांट को एक साथ उगाया जाए तो उसको हम क्रॉप बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने बगीचे के अंदर 2 पेड़ उगा देते हैं, उससे हमें आम मिल रहा है तो वो आम की फसल नहीं होगी, क्रॉप नहीं होगी। वो तभी होगा जब हम एक लार्ज एरिया के अंदर, लार्ज क्वांटिटी के अंदर क्रॉप्स, मतलब प्लांट्स को वहाँ पर उगाते हैं। देन क्रॉप को अगर हम डिवाइड करें तो क्रॉप कितने टाइप्स की होती है? तो ये 2 पार्ट्स में, मतलब हम 2 टाइप्स से इनको डिवाइडेड कर सकते हैं। एक उनकी यूजेज के अकॉर्डिंग, देन एक उसके सीजन। तो अगर हम सीज़न के अकॉर्डिंग देखें तो जो क्रॉप्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है, रबी, खरीफ एंड जायद। रबी क्रॉप, जायद क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। तो ये सीज़न के अकॉर्डिंग है। तो सिंपल सी कि रबी क्रॉप कौन सी होती है? जो अक्टूबर से फरवरी तक होती है। मतलब अक्टूबर के अंदर हम उनको बुआई करेंगे, उनको अंदर ज़मीन के अंदर उनके बीज को डालते हैं। देन फरवरी के अंदर हमें वो तैयार मिलती है। देन खरीफ की फसल कौन सी होती है? जो जून से सितंबर तक चलती है। तो जून से सितंबर तक जो चलती है वो कौन सी हो जाएगी? खरीफ की फसल। एंड जो लास्ट है गई जायद, मार्च से लेकर जून तक। तो अकॉर्डिंग से अगर हम याद करें तो जैसे कि हमारा जो न्यू ईयर है वो मार्च में स्टार्ट होता है, तो उस अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले जायद, फिर खरीफ एंड फिर रबी। ठीक है, तो जायद की फसल मार्च से जून के अंदर, फिर जून के अंदर जैसे हम इन फसलों को वहाँ से फील्ड में से हटाएंगे, हम जो नए बीज डालेंगे वो किसके होंगे? खरीफ के होंगे। फिर खरीफ के जैसे हम फसल को निकालेंगे सितंबर के अंदर, तो उसके अगले दिन कौन से डाल देंगे? रबी के डाल देंगे। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। इनके एग्ज़ाम के अंदर मेन इनके एग्जाम्पल पूछा जाता है कि रबी की फसल जो होती है, रबी क्रॉप है, उनकी मेन एग्जाम्पल क्या है। और पर ईयर इनका क्वेश्चन फिक्स रहता है, चाहे 8th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो। ठीक है, तो रबी की क्रॉप का एग्जाम्पल तो वीट हो गया, ग्राम हो गया, बेली हो गया, पी हो गया या मस्टर्ड हो गया। देन खरीफ जोवर, मेज़, ग्राउंडनट, मूंग, उड़द, एक्चुअल में जो दालें होती है जिन्हें हम दाल बोलते हैं वो मेनली खरीफ के अंदर आती है। जिन्हें हम नॉर्मली धान बोलते हैं जो हम खाते हैं डेली के अंदर, वो रबी के अंदर आते हैं। देन कुछ स्पेशली जैसे कि अगर राजस्थान के अंदर हम बात करें तो जैसे तरबूज, खरबूज आते हैं तो वो सारे आते हैं जायद के अंदर। वैसे भी गर्मियों के दिनों के अंदर हम तरबूज और खाते हैं तो वो भी इसी के अंदर आते हैं। ये तो क्या उनके सीज़न के अकॉर्डिंग, कि सीज़न के अकॉर्डिंग ये कितने टाइप्स के होते हैं। देन अगर हम बात करें इनके यूजेज के अकॉर्डिंग, द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज, कि हम जो भी क्रॉप है, जो भी फूड प्रोडक्ट है, उसको किस प्रकार से कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे उनका यूज़ ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 6 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट क्रियल्स, तो इसके अंदर मतलब कि इन्हें बोलते धान, जो हम डेली रूटीन इसके अंदर खाते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया। तो वीट, बैर्लीज, जोवर, मेज़, ओट्स। तो इनका यूज़ किस में होता है? यूज्ड फॉर मेकिंग रोटी एंड दलिया। तो रोटी और दलिया के अंदर जिसका यूज़ करते हैं वो, बट मेन इनका एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन पुल्सेस, अरहर, मूंग, मतलब जो दालें आ गई, यूज़ एज पुल्सेस। तो जो दाल होगी तो पहले धान, धान के बाद दाल, फिर अब
रोटी अकेले नहीं खाते हैं, तो रोटी के साथ हम क्या खाएंगे, कोई ना कोई दाल होगी। अब दाल और खा लेने के बाद रेस्ट करेंगे तो हम तेल लगाएंगे। तो थर्ड आती है तिलहन की फसलें। तो खाना खाने के बाद हम रेस्ट करेंगे तो तेल लगा कर, तो लास्ट में ऑयल वाली फसलें किनको बोलते हैं, तिलहन की फसलें, जिसके अंदर मस्टर्ड, सोयाबीन, अरंडी, जिसे कैस्टर भी बोलते हैं। तो ये जिनसे हमें ऑयल कंज्यूम करते हैं, सीसम, ग्राउंडनट जो भी है। तो जैसे मूंगफली भी इसमें आ जाएगी, जिसके अंदर हम जिससे भी हम तेल निकाल रहे हैं, तो तिलहन होगी, वैसे नाम से पता चल रहा है तिल। देन स्पाइसेस, तो अब चरखाट तो होनी ही चाहिए। तो फोर्थ में कौन आता है, जिसके अंदर मसाले हो गए, तो चिली, कॉर्नर, अजवाइन, जीरा, तो जितने भी हो गए। तो एक्चुअल में इनके सीधे से आपको एग्जांपल भी पूछे जाएंगे, तो आपको नाम से पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आपको पूछा जाए द राइट द टू एग्जांपल ऑफ स्पाइसेस, तो आपको स्पाइसेस के नाम काफ़ी पता है, मेन रहते हैं इनके और इनके। बाकी अब तिलहन का भी पूछे तो हमें पता है कि तिलहन के अंदर सोयाबीन आती है, मूंगफली आती है, नट्स आते हैं, अरंडी आती है। तो इन दो के एग्जांपल याद रखने ज़रूरी है। फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पूछे तो ये तो आप बच्चों को पता होता है, 5 फ्रूट्स एंड 5 वेजिटेबल्स के नाम छोटी क्लास में पता कर देते हैं, मैंगो, बेर, मौसमी जो भी रह गए। देन अदर क्रॉप्स, ये तो अगेन कि डेली रूटीन के अंदर हम जो मेजर यूज़ करती हैं। अब कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिनका ट्रेडिशनली हम मेडिसिन के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे तुलसी हो गई या हल्दी हो गई। हल्दी मसाले के अंदर भी आती है और मेडिसिन के अंदर भी आती है, लेकिन हमें जब एग्जाम्पल पूछे तो हम स्पीसीज़ के अंदर ही देंगे। यहाँ पर बस एक कैटेगरी दे रखी है कि अदर के अंदर क्या क्या यूज़ हो सकता है, तो उसके अंदर मेडिकल हो सकता है या कुछ और भी यूज़ हो सकते हैं। देन ये तो हो गई क्रॉप की डेफिनेशन याद उसके टाइप। तो अगर हम एक फ्लैशबैक रिव्यू ले तो उसके अंदर क्या है, क्रॉप किसे बोलते हैं, एक एरिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो प्लांट्स ग्रोथ करते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर फूड प्रोडक्ट्स प्राप्त हो सके, उन्हें बोलते हैं क्रॉप। देन क्रॉप 3 टाइप के थे, कौन कौन से थे, पीछे से याद करते हैं, ZKR। तो ZKR क्या था, तो ZKR के अंदर क्या क्या, जायद, खरीफ एंड रबी। जायद की कहाँ से जामे हमारा ईयर शुरू होता है, मार्च से। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने चलता है जायद की। तो जायद के अंदर देखो 4 वर्ड होते हैं, ZAID, तो 4 मंथ चलेगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद खरीफ के अंदर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 4 मंथों का गैप रहता है। ऐसा नहीं कि आप इसमें पास कर दो या सही कर दो। तो ये जून से लेकर अगले 4 महीनों तक। उसके बाद जो रह गया लास्ट, वो क्या हो गया, रबी की क्रॉप। फिर यूजेस के अकॉर्डिंग, तो यूजेस के अंदर जो हम घर के अंदर क्या क्या खाते हैं, तो उसी के अंदर। देन इस लेसन का, फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट आता है क्रॉप प्रोडक्शन, कि फसल का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फील्ड बिफोर सोइंग द सीड्स बाय द फार्मर्स टिल द हार्वेस्टिंग। मतलब कि एक किसान के द्वारा बीज बोने से लेकर फसल को काटने तक का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है, जब किसान बीज बोने से पहले फील्ड को तैयार कर लेता है। तो फील्ड की तैयारी से लेकर उसको बीज बोने के बाद लास्ट में 4 महीनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर, 3 महीने, जो भी उसकी टाइम पीरियड है, उसके अंदर उस फसल को पूरी ग्रोन करके उसको कलेक्ट करना होता है क्रॉप प्रोडक्शन। अब उसके मेथड्स, इनके मेथड्स का क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो हमें पहले तो इनके स्टेप्स याद होने चाहिए कि फसल कैसे होते हैं। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोविंग, फर्टिलाइज़र, मैन्यूरिंग, इरिगेशन, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज ऑफ ग्रेन। सिंपल सी बात है, पहले हम क्या करेंगे, जो मिट्टी होगी उसकी खुदाई करेंगे। मतलब जो भी किसान होगा वो क्या करेगा, अपना जो खेत ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर सीधा सा बीज रख देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फार्मर है वो जो सॉइल है, सॉइल को मिक्स करेगा। तो सॉइल हो गया, सॉइल के बाद क्या करेंगे, सॉइल मतलब बीज को डालना। अब ऐसा नहीं है कि घर के अंदर कुछ फ्रूट्स को लाए, उनको उनमें से बीज निकाले। सोविंग वाला भी एक इम्पोर्टेंट वर्क है जिसके अंदर ये फार्मर चूज़ करता है कौन सा जो सीड है वो काम का है, कौन सा नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। देन बीज डालने के बाद, सीड्स सॉइल के अंदर डालने के बाद उसके अंदर फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, मैन्यूरिंग का यूज़ करते हैं ताकि वो अच्छे फिक्स टाइम के अंदर ग्रोन कर ले। उसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड्स, कोई भी जो भी बैक्टीरिया जो है या हार्मफुल कीट्स होते हैं वो उसके अंदर ना लगे। इरिगेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि जब तक पानी नहीं देंगे तब तक वो फसलें उगेगी नहीं। फिर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप,
तो ये हम आगे देखेंगे कि प्रोटेक्शन किस किस चीज़ से किया जाता है। देन हार्वेस्टिंग और स्टोरेज ऑफ ग्रेन। तो 7 स्टेप रहते हैं, हमें 7 स्टेप्स के नेम याद होने चाहिए। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, फर्टिलाइजेशन ऑफ मैन्योरिंग, इरिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। कि लास्ट में जब कुछ सब हो जाएगा तो उसको स्टोर कहाँ पर किया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब जो सॉइल उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा एक मेथड रहता है प्लॉगिंग, जिसे हम टीलिंग भी बोल सकते हैं, टीलिंग ऑफ लैंड या प्लॉगिंग ऑफ लैंड। तो इसका मीन्स ये होगा कि जो भी हमारे पास मिट्टी है उसको उथल पुथल करना, मतलब कि अप एंड डाउन करते हैं, डिग डैग करते हैं, वो हो गया प्लॉगिंग और टीलिंग ऑफ लैंड। तो अप एंड डाउन करते हैं मिट्टी को, जिसके अंदर क्या होगा कि जो नीचे वाली जो मिट्टी होगी वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली जो मिट्टी है वो नीचे रह जाएगी। तो इसको करने के 2 मेथड्स रहते हैं, द 2 वे, बाय एनिमल जो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, एंड देन ट्रैक्टर। आपने अगर कभी आप गाँवों की तरफ या खेतों की तरफ गए हो तो आपने देखा होगा कि कुछ ट्रैक्टर के पीछे मतलब कि बड़े नुकीले दांतुना जैसे कि लोहे के सामान होते हैं और कुछ के अंदर गोल गोल राउंड शेप में होते हैं, तो होते हैं ट्रेडिशनल मेथड के अंदर, इसी के अंदर यूज़ आते हैं। वो पूरा राउंड करते हुए जो मिट्टी होती है उसको ऊपर नीचे करने का काम करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लॉगिंग और टिलिंग ऑफ लैंड। अगर टूल्स की बात करें तो जो प्लॉगिंग का जो टूल्स होते हैं उसके अंदर कुदाली, कल्टीवेटर, प्लॉग, ये मेन यूज़ आते हैं। कि नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द टूल्स नेम ऑफ प्लॉगिंग और टीलिंग। मीडियम टाइप्स के क्वेश्चंस के अंदर आता है कि जो प्लॉगिंग है या जो टीलिंग है उनके यूज़ क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। तो अगर बात करें तो इससे क्या होगा कि अब सिंपल सी सोचने की बात है, अगर हम मिट्टी को ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा कि जो मिट्टी की जो टाइटनेस है, जो हार्डनेस है, वो क्या हो जाएगी, सॉफ्टनेस में चेंज हो जाएगी, और जो भी सीड होगा वो थोड़ा सा डीप के अंदर सॉइल के अंदर चला जाएगा। तो सीड गोज़ डाउन अंडर द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, इट हेल्प्स इन द स्मूथ स्प्रेडिंग ऑफ द सीड्स। मतलब जो होता है सीड इजीली अंदर चले जाते हैं और उसको ग्रोथ करने के लिए आसपास की जो सॉइल होती है वो हार्ड नहीं रहती है, तो वो इजीली ग्रोथ भी कर जाती है। द रूट ऑफ न्यू प्लांट्स गोज डीप इन द सॉइल। अब वही अगर सॉइल सॉफ्ट है तो जो न्यू रूट साइज आएगी वो इजीली अंदर सॉइल के अंदर चली जाएगी। दीज रूट्स कैन ईजीली ब्रेथ और रिस्पायर। तो जो रूट होगी वो ब्रेथ रेस्पिरेशन नॉर्मली कर सकती है, क्योंकि जो रूट्स होते हैं उनको भी ब्रेथिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। देन जो मॉलिक्यूल्स होंगे सॉइल के वो दूर दूर होंगे तो उनके अंदर ऑक्सीजन के पार्टिकल्स भी ज़्यादा रहेंगे। लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड द सॉइल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट की रूट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, वो भी सॉइल के अंदर क्या हो जाएंगे, ईजिली ग्रोथ कर जाते हैं। मेकिंग सॉइल लूज बाई प्लॉग इज़ कॉल्ड प्लॉगिंग। तो ये इसकी वापस डेफिनेशन आ जाती है कि प्लॉगिंग की डेफिनेशन अगर आपको पूछ ले तो मेकिंग सॉइल लूज बाई प्लॉग इज़ कॉल्ड प्लॉगिंग। और टिलिंग की भी डेफिनेशन यही रहती है। कई बार एग्जाम के अंदर टिलिंग का क्वेश्चन आया हुआ है तो बच्चे बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तो है नहीं, तो इससे कहीं दूसरा सिमिलर नेम है, सिनोनिम नेम समझ सकते हैं आप। देन दूसरा है सोविंग। तो सिलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव सीड्स इज़ कॉल्ड सोविंग। अब मतलब जो सीड्स है उनको उनमें से कौन से क्वालिटी है, कौन से में क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी का मीन्स ये हो गया कि जो सीड है वो ग्रोथ करेगा नहीं करेगा, या उसमें से फसल अच्छी आएगी या नहीं आएगी। तो हमारे पास डेफिनेशन ही है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट फिर भी जनरल नॉलेज के अंदर जो इसके मेथड क्या रहते हैं कि जो किसान होते हैं, वैसे तो एक मैच्योर फार्मर नोज़ वेरी वेल, बट अगर हमें देखना हो घर के अंदर कि कौन सा बीज सही है कौन सा नहीं है, तो इसका जो मेथड जो किसान यूज़ करता है, फार्मर्स यूज़ करता है, या फिर होता है कि नॉर्मली जो सीड्स होते हैं उन सभी को एक पानी के अंदर हम डाल देते हैं। तो जो सीड्स ऊपर तैरते रहते हैं, ऊपर की तरफ रह जाते हैं, स्विम करते हैं, वो ख़राब होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। और जिनके अंदर वेट होगा वो नीचे रहेंगे, वो हमेशा क्या होंगे, सेलेक्टिव या क्वान्टिटिव होते हैं। देन थर्ड आता है फर्टिलाइजेशन और मैन्योरिंग। फर्टिलाइजेशन और मैन्योरिंग का मीन्स जो हमने जो सीड सिलेक्ट किए हैं उनको मिट्टी के अंदर डाल दिया है, देन उनको न्यूट्रिशन देना ज़रूरी है। तो जो जैसे
बच्चे की ग्रोथ के लिए न्यूट्रेंट कंपल्सरी होता है, वैसे ही प्लांट की ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रेंट्स की आवश्यकता होती है, नीडेड होते हैं। अब वो न्यूट्रेंट्स जो प्लांट्स होते हैं उनको हम खिला तो नहीं सकते, तो जो भी न्यूट्रेंट्स होते हैं वो हमेशा वाटर के साथ, जो वाटर होता है और जो सॉइल होता है उनसे ही वो लेते हैं। तो हम उनको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए फर्टिलाइजर्स का या मैन्योर का यूज़ करते हैं, जो हम सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं। देन दोज एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स विच आर मिक्सड इन द सॉइल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड फर्टिलाइज़र। इट मीन्स जो फर्टिलाइज़र्स है वो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी का मतलब क्या, उपजाऊपन, उसके अंदर जो उपजाऊपन है, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी को भी क्या कहता है, कंटेन रखता है, कंटिन्यूसली रखता है, बरकरार रखता है। देन प्लांट्स को भी वो वहीं से मिलती रहती है। तो इसकी डेफिनेशन इतनी है। देन इसमें बिग टाइप के क्वेश्चन के अंदर आता है जो फर्टिलाइजर्स है और मैन्योर्स, उसमें डिफरेंस क्या है, और जो मैन्योर्स होते हैं उसके यूजेस क्या होते हैं। तो पहले डिफरेंस की बात करें तो देखो सिंपल सी बात है कि जो मैन्योर्स होते हैं वो ह्यूमन मेड होते हैं। फार्मर जो होते हैं वो अपने फार्म के अंदर, फील्ड के अंदर ही बनाता है, जबकि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो केमिकली होते हैं और जो मैन मेड इन केमिकल और लैब। इट मीन्स जो मैन्योर होते हैं वो तो जो फार्मर है या जो भी मैन है वो अपने खेतों के अंदर बना सकते हैं, जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सिंथेटिक किए जाते हैं, किसमें, अपनी मतलब जो लैब्स होते हैं उसमें। तो मैन्योर इज़ बायोटिक और ऑर्गेनिक एंड नेचुरल। बायोटिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है। और जो फर्टिलाइजर होता है सिंथेटिक ऑफ और मैन मेड। देन मैन्योर, नेचुरल मैन्योर इज मेड नेचुरली इन फील्ड बाय काउ डंग। हमने सिंपल सी बात के अंदर समझ ले तो खेत के अंदर काउ डंग या एनिमल डंग जो भी होता है, एनिमल्स के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रह गए उनसे बनते हैं, जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अंदर केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है, फैक्ट्रियों के अंदर बनते हैं। देन जो मैन्योर इज़ बेटर देन फर्टिलाइजर्स एज इट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस मीन्स मोर न्यूट्रेंट सॉइल। मतलब ह्यूमस अगर बात करें कि किसी सॉइल के अंदर ह्यूमस ज़्यादा है तो ह्यूमस ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर न्यूट्रेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। देन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये फर्टिलिटी को, सॉइल को क्या करेंगे, ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। वाइल फर्टिलाइजर्स लैक ऑफ ह्यूमस और कंटेंट। मतलब फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो वो सिंथेसाइज किया जाता है लैब के अंदर, तो उनके अंदर नो डाउट NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम हाई क्वांटिटी में होते हैं, बट उसमें ह्यूमस इट मीन्स बायोटिक और ऑर्गेनिक कंटेंट्स कम होते हैं, जिस कारण वो ज़्यादा टाइम तक अगर सॉइल में यूज करते तो वो सॉइल ख़राब भी हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट सर ये सल्फर फास्फेट होगा, और पोटास। यहाँ पर Li का सल्फर फास्फेट होगा ये। देन बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, जो मैन्योर है जो फील्ड के अंदर तैयार की जाती है, तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ लिया, समझ लिया कि जो मैन्योर्स तो ऑर्गेनिक होते हैं, बायोटिक होते हैं, ह्यूमन क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसको बरकरार रखते हैं। देन इट इज़ मोर कैपेबल इन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉइल। मतलब जो सॉइल होते है उसको वापस रीऑर्गेनाइज कर देता है। जो सॉइल के अंदर जो भी उसके जो नेचुरली कंटेंट्स थे, नेचुरली जो एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को वापस रीऑर्गेनाइज कर देता है। इट हेल्प इन फास्ट ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज। अब बेनिफिशियल बैक्टीरिया का मीन्स क्या हो गया कि ऐसे बैक्टीरिया जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, सॉइल की क्वांटिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, उनकी भी ग्रोथ को ज़्यादा कर देता है। देन इट इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड इट्स रिटेनेंस। इट मीन्स जो सॉइल होती है उसके वाटर एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी होती है और उसके अंदर जो
न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको होल्ड करने की जो होल्डिंग कैपेसिटी है उनको भी ये ज़्यादा बढ़ा देते हैं। देन इट्स हेल्प इन प्रॉपर रेस्पिरेशन ऑफ रूट, तो जो रेस्पिरेशन होता है रूट का उसके लिए भी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो वाटर क्वांटिटी बढ़ेगी तो वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन उनको मिलता रहेगा, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी कंटिन्यूसली उसके अंदर बढ़ते रहते हैं। देन फोर्थ स्टेप आता है इरिगेशन। तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर इरिगेशन का मतलब पानी देना, वाटर सप्लाई करना जो क्रॉप है उनको, इसी से ही बोलते हैं। तो इरिगेशन की अगर एकदम नॉर्मल सी डेफिनेशन बोली जाए तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इट मीन्स आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड अदर दैन रेन। इरिगेशन के अंदर रेन वाटर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। आर्टिफिशियल जो फार्मर है वो सप्लाई करता है वाटर क्रॉप को, वो कहलाती है इरिगेशन। तो नॉर्मल में बोल सकते हैं आर्टिफिशियली सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स, मतलब अलग अलग टाइम के अंदर कंटिन्यूसली जो दिया जाता है वो होता है, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से जो क्रॉप होती है उनकी जो रूट होती है वो ख़राब हो सकती है, या फिर जो सीड्स होते हैं वो बहकर आगे जा सकते हैं। तो एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको दिया जाता है। देन एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के एडवांटेज क्या है? नॉर्मल बेसिक बात है कि जो वाटर सप्लाई होगा तभी कोई भी प्लांट होगा वो ग्रोथ करेगा, क्रॉप होगी वो तभी ग्रोथ करेगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि एडवांटेज पूछा जाता है इरिगेशन का। तो इरिगेशन का सबसे पहला जो मेन एडवांटेज है वो है स्पोर्टिंग ऑफ सीड। इट मीन्स सीड का जर्मिनेशन होना, इसे हम सीड जर्मिनेशन भी बोल सकते हैं। तो स्पोर्टिंग ऑफ सीड को ही बोलते हैं जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड या स्पोर्टिंग ऑफ सीड, इट मीन्स जो सीड है वो जब वाटर सप्लाई होगी, जब वो वाटर को लेंगे तो वाटर के थ्रू ही वो ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट ग्रोथ ऑफ सीड होती है उसी को बोलते हैं जर्मिनेशन या स्पोर्टिंग। जैसे एज एग्जांपल अगर हम घर के अंदर रात को चने को पानी के अंदर डाल के रखें तो सुबह तक आप देखोगे कि जो चना है वो फूलने लग जाता है, तो उसी को बोलते हैं जर्मिनेशन। देन सेकंड इसका यूज़ होता है टू सप्लाई वाटर टू लीव और फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो लीव्स होती है, जैसे अब सीड जर्मिनेशन हो चुका है, उसके अंदर जो प्लांट है उसके अंदर लीफ या लीव्स निकल चुकी है, तो उसके अंदर जो सनलाइट आएगी तो सनलाइट के द्वारा उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस के अंदर ट्रांसपिरेशन होगा, तो जो वाटर है वो बाहर एग्जिट करेगा। तो जो वाटर है वो जब सनलाइट के थ्रू पास आउट होगा लीव से, तो उसको भी वापस रिप्लेस करने के लिए सप्लाई ज़रूरी है, तो वो भी इसी से होती है। द वाटर इज द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो सॉइल से लेता है वो सारा वाटर के थ्रू आता है, तो ये भी सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट हो गया। देन इट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। तो जो प्लांट की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उन दोनों के लिए मेन क्या करता है, मेन रोल डिपेंड इसी पर करता है वाटर सप्लाई के अंदर। तो ये गया एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। देन नॉर्मल सा छोटा क्वेश्चन आता है कि जो सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन का मेन ये था कि सप्लाइंग ऑफ वाटर। अब वाटर सप्लाई करने के लिए हमें वाटर कहाँ से मिल रहा है, हम वाटर कहाँ से ले रहे हैं इतनी एक्सेस क्वांटिटी के अंदर। देन ट्रेडिशनल सोर्स एंड मॉडर्न सोर्स। ट्रेडिशनल सोर्स मतलब चहड़, हैंडपम्प, ढीकली, रहट, मोट। हिंदी एंड इंग्लिश नेम दोनों सेम रहते हैं इनके अंदर। जो होता है जो खेत के आसपास जो कुआं होता है उस एक ही कुएं में से पानी को निकालने के प्रोसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग रहते हैं। मॉडर्न सोर्स, तो मॉडर्न सोर्स के अंदर हैंडपम्प। अब हैंडपम्प ट्रेडिशनल में भी आता है, मॉडर्न में भी आता है। ट्रेडिशनल में जो आता है उसके अंदर जो हैंडपम्प होगा वो हेल्प होगी अपने खुद के हाथों से। अब जो मॉडर्न सोर्स में आएगा वो थोड़ा सा एडवांस हो सकता है, उसमें कुछ मशीन हो सकती है। देन इलेक्ट्रिक पंप और डीजल पंप। इलेक्ट्रिक पंप, डीजल पंप दोनों एक्चुअल में जैसे पानी निकालने की जो मशीनें होती है, मोटर होती है, नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं, वैसा ही पंप होता है इलेक्ट्रिक पंप। इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। डीजल पंप जो होगी वो ऑयल, पेट्रोल, डीजल से चलते हैं। देन मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब मेथड की क्या होगा इरिगेशन के?
तो हमें ट्रेडिशनल मेथड तो कुछ, ट्रेडिशनल मेथड में तो क्या होगा, बस जो सोर्स है, ट्रेडिशनल मेथड में तो इनसे बस पानी निकालेंगे और वो हाथ उस खेत के अंदर, जो भी हमारा खेत उसके अंदर, वो उसके अंदर पानी को सप्लाई कर देंगे। अब मॉडर्न के अंदर क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, स्प्रिंकल एंड ड्रिप सिस्टम। इनका एक्सप्लेनेशन 8th क्लास तक के लेवल में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी काफ़ी ईजी सा है, याद रह जाएगा नाम से। तो स्प्रिंकल्स और ड्रिप सिस्टम के अंदर मेन डिफरेंस ये होता है, स्प्रिंकल जो होता है वो अनलेवल लैंड के लिए होता है और ये लेवल लैंड के लिए। इट मीन्स जो एकदम समतल है, सीधा सा है, उसके अंदर तो ड्रिप सिस्टम चलेगा। लेकिन अगर हमारे जो फील्ड एरिया है, जो लैंड है, वो अगर ऊपर नीचे है, जिगजैग के अंदर है, उसका एक लेवल सेम नहीं है, तो उसके अंदर स्प्रिंकल्स का यूज करते हैं। नॉर्मली जो राजस्थान के अंदर अगर आपने आसपास में खेत में देखा होगा तो उसमें ज़्यादा यूज स्प्रिंकल्स का ही करते हैं। इसके अंदर जो खेत होते हैं उसके बीच में, जैसे जो भी हमारा खेत है उसमें बीच में फव्वारे लगा देते हैं। अब भी जो फव्वारे होते हैं कंटिन्यू चलते रहता है और आगे से आगे क्या होगा, उसके अंदर पानी का सप्लाई होता रहेगा। देन ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो खेत है उसमें जो हमने सीड डाले हुए हैं उसके लाइनिंग के अकॉर्डिंग एक पूरा जो पाइप है, पाइपलाइन को बिछा देता है। अब यहाँ पे पाइप के अंदर थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट आउट होता है, तो जैसे ही वाटर सप्लाई करेंगे उन सीड के अंदर सीधा सॉइल के अंदर वो पानी होगा, वो सप्लाई होता रहेगा। तो जो ड्रिप सिस्टम होता है उसके अंदर वाटर वेस्टेज बहुत कम होता है और जो वाटर होता है वो सीधा सॉइल के अंदर मिक्स होता है, सीधा सीड को ही मिल जाता है। तो ये हो गया इरिगेशन। इरिगेशन के बाद आता है 5th स्टेप, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। यहाँ तक हमने जब उसको सबसे पहले हमने जो सॉइल को सही किया, सॉइल मतलब कि जो हमारा जो फील्ड एरिया है, सॉइल है, उसको ब्लॉकिंग किया। देन उसके बाद उसके अंदर जो सीड को सेलेक्ट करके उसके अंदर डाला, फिर मैन्योरिंग दी, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डाला, देन उसके अंदर इरिगेशन दिया। तो यहाँ पर अब जो क्रॉप होगी वो ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देगी। अब जैसे ग्रोथ करनी स्टार्ट करेगी, ग्रोथ होने के बाद उसके अंदर दूसरा रिस्क रहता है कि कोई एनिमल हो गया या कोई अदर क्लाइमेट चेंज हो गए या कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया या कोई भी इंसेक्ट आ गए जो उस जो क्रॉप है जो ग्रोथ कर रही है उसको वो हार्म पहुंचा सकते हैं। तो उस हार्म के लिए अलग अलग हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, अलग अलग हार्मफुल रीजन्स है, कॉजेज़ है, उनको कैसे कम किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। तो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप के अंदर सबसे पहला आता है वीड्स। तो एक्चुअली में वीड को बोलते हैं खरपतवार। तो वीड्स या खरपतवार क्या होते हैं, तो नॉर्मल से एक लाइन की डेफिनेशन आती है, अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट। तो वीड्स क्या होता है, जैसे हमने जो बीज डाले वो गेहूं के हैं, बट गेहूं के बीज के साथ कोई अदर क्रॉप, अदर प्लांट है वो उसके साथ ग्रोथ कर रही है, तो वो उस समय के लिए क्या हो जाएगी, वीड्स हो जाएगी। क्योंकि हमें पूरे एरिया के अंदर क्या चाहिए, वीड चाहिए, बट वहाँ पे वो नहीं आ रहा है और साथ में कुछ और भी ग्रोथ कर रहा है, तो वो वीड होगी। तो अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट विच ग्रोन अलॉन्ग क्रॉप, जो क्रॉप के साथ उग रहे हैं उनको वीड बोलते हैं। अब इससे हार्म क्या होगा कि हम जैसे वाटर सप्लाई कर रहे हैं या फिर जो फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, तो जो क्रॉप हम ग्रोन कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो वीड या जो अदर क्रॉप है वो उसको ले लेगी। तो जो हमारा जो एम है वो उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट उसको नहीं मिल पाएगा। तो दे डू नॉट अलाउ nutrients required for the plant growth to reach them as well as sufficient sunlight। तो ये उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लेने नहीं देता है। और कुछ वीड्स या कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो इतने एक्सेस के अंदर, हाई लेवल के अंदर ग्रोथ कर लेते हैं कि जो छोटी छोटी क्रॉप होती है उनको सनलाइट भी नहीं मिल पाती है, तो इनको रिमूव किया जाता है। तो इनको रिमूव करने के लिए डायरेक्टली जो खरपतवार है उनको मैन्युअली जो हैंड और हाथ होते हैं उसी से वो हटाकर उनको रिमूव किया जाता है। जो वीड्स होती है उसको हाथों से या फिर मैन्युअली रिमूव करने के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं उनके अंदर ट्रॉवल्स एंड हैरोज आते हैं। तो जो वीड्स है उनको हटाने के लिए जो यूज़ आता है, एक तो हैरो आते हैं और ट्रॉवल का यूज़ किया जाता है। देन वीड के बाद क्या हो सकता है, कुछ नेचुरली या क्लाइमेट चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि जो फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया,
कोल्ड आ गया, फायर आ गया, मतलब कि एक्सेस के अंदर जो फ्लड आ गया, ड्रॉट या वाटर सप्लाई एक्सेस में हो जाती है, या फिर जब सर्दी का सीज़न होगा, जो विंटर होगा, तो एक्सेस के अंदर विंटर और समर दोनों इसके अंदर बैड इफेक्ट करते हैं। तो वीड, उसका नेचुरल क्लाइमेट चेंज, देन इरिगेशन के अंदर इरिगेशन में कुछ कमी होने से या ड्रेनिंग सिस्टम या फायर से भी प्रिवेंशन करना पड़ता है। देन वायरस और इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी कई टाइप्स की डिजीज़ होती है, तो उनके लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। और एनिमल्स मतलब जैसे कोई फील्ड एरिया, उसके अंदर कुछ बड़े जो एनिमल है वो कई बार अंदर आ जाते हैं, तो जो पूरी क्रॉप है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो उसके लिए भी वहाँ पर जैसे आपने अगर देखा हो तो खेतों के अंदर जो बर्ड्स होती है, फिर कुछ अदर जो बर्ड है, उनको बचाने के लिए जो पुतले बनाए जाते हैं। तो ये हो गया प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। देन प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, अब प्रोटेक्शन करेंगे तब तो क्रॉप अपने आप ग्रोथ करती रहेगी, अगर उनको इरिगेशन टाइम टू टाइम हो रहा है। देन अगला आता है कि जब क्रॉप के अंदर सब कुछ हो चुका है, उसके हमने सिक्योरिटी भी कर ली, प्रिवेंशन भी कर लिया, देन जब वो क्रॉप पूरी हो जाएगी ग्रोथ, तब हम उसको काटेंगे या जो किसान होगा उसको काट कर लेकर आएगा, उस चीज़ को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जो क्रॉप है उसको खेत में से काट कर अलग करना, मतलब जो क्रॉप पूरी ग्रोन कर चुकी है उस क्रॉप को कट आउट करना। देन आफ्टर रिपलिंग ऑफ द क्रॉप इट इज़ कट बाय फार्मर कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जो क्रॉप होती है उसको किसान जब काटता है उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग मैन्युअली भी हो सकती है, मशीन से भी हो सकती है। मैन्युअली हार्वेस्टिंग जो की जाती है वो इस टाइप के, जैसे क्वेश्चन मार्क होता है वैसे एक ब्लेड होती है जिसे दरांते बोलते हैं, तो उसके द्वारा मैन्युअली हाथों से कट आउट करते हैं। उसके अलावा जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के अंदर हार्वेस्टिंग मशीन डालकर भी की जाती है। जैसे ट्रैक्टर के पीछे एक बड़ा सा राउंड एरिया होता है जिसके अंदर दांते लगे होते हैं, मतलब कि जो आयरन होता है, आयरन की ब्लेड लगी होती है, तो वो तो हो गया हार्वेस्टिंग। देन हार्वेस्टिंग के बाद जो क्रॉप हमने कट आउट कर ली है, उस कट आउट करने के बाद उसको सुखाया जाता है, मॉइस्चर किया जाता है, ड्रेन करते हैं। ड्रेन करने के बाद उसमें से जो घास फूस है, जो अनयूजफुली पार्ट है, उसको छांट कर अलग कर लेते हैं। तो ये भी मैन्युअली और मशीन दोनों से किया जाता है। मैन्युअली के अंदर तो जो क्रॉप है उसको सारों को एक साथ इकट्ठा करके उसको बांध कर जोर से झटकाया जाता है, जिससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर बीज लगे हुए हैं तो बीज जो होंगे वो अलग रह जाएंगे और जो कचरा होगा वो बाहर रह जाएगा। देन जो मशीन यूज़ की जाती है थ्रेसिंग के लिए, उस मशीन को बोलते हैं कॉम्बाइन मशीन। तो कॉम्बाइन मशीन इज कॉल्ड विनोइंग, तो इसे कॉम्बाइन मशीन बोलते हैं। देन आता है लास्ट स्टेप, आता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन। तो जो ग्रेन है हमारे पास, जो हमने क्रॉप में से, अब हम उसको क्रॉप नहीं बोलेंगे क्योंकि क्रॉप तो पूरा प्लांट का नाम हो गया। अब हमारे पास जो बचा है वो होगा उसका ग्रेन। तो जो ग्रेन्स होंगे उसका स्टोरेज कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सिंपल सा आता है कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन होता है, वो स्टोरेज क्या कहलाता है, उस स्टोरेज को बोलते हैं साइलो। तो मेन इंपॉर्टेंट है साइलो। अब स्टोरेज क्यों करेंगे, तो हमने जो ग्रेन लिए वो जो किसान होगा वो एक दिन में तो सारी की सारी मार्केट में बेचेगा नहीं, ना ही एक ही दिन में वो सारी की सारी खाएंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, जो कुछ एनिमल्स हो गए, कुछ इंसेक्ट हो गए या अदर कुछ बैक्टीरिया हो गए, उस बैक्टीरिया से सेव करने के लिए जो ग्रेन होता है उसको स्टोरेज किए जाते हैं। अब जिस रूम के अंदर जो ग्रेन होता है उसको स्टोर किया जाता है, उन रूम को बोलते हैं साइलो। द प्रोटेक्ट स्टोर्ड ग्रेन फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट, माइक्रोब्स, मैनी मेथड आर यूज्ड। तो मैनी मेथड, तो उसमें से द प्लेस वेयर द ग्रेन इज स्टोर इज आर कॉल्ड साइलो। तो साइलो किसे बोलते हैं, बड़ा सा एक रूम होता है जिसके अंदर फूड को स्टोरेज किया जाता है। तो ये हो गया 7 स्टेप, जिसके अंदर हमने 7 स्टेप के अंदर पहले हमने क्या किया था कि जो सॉइल है उसकी प्रिपरेशन की थी, प्रिपरेशन करना सोविंग की थी, फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया। देन इरिगेशन का जो क्रॉप है उसका प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन के बाद हार्वेस्टिंग के अंदर ही आता है थ्रेशिंग, और उसके बाद हम करते हैं उसका स्टोरेज। तो इस प्रकार से हम उनका 7 स्टेप करने के बाद हमें जो क्रॉप होती है वो मिल जाती है, और यहाँ पर जो दूसरा पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का वो एंड हो जाता है।
देन इसके अंदर मेन इस लेसन में इतना ही पार्ट है। देन एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है क्रॉप एंड एनवायरनमेंट। इट मीन्स जो क्रॉप है वो एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। नॉर्मल सी बात है, एनवायरनमेंट के अंदर जो अब क्रॉप है वो है तो प्लांट ही। प्लांट का मेन मोटो क्या होता है, मेन हेल्प क्या होता है एनवायरनमेंट के अंदर कि वो ऑक्सीजन देते हैं। क्रॉप्स आर ग्रीन throughout the year and crop is always remain the field greenery keeps the atmosphere pure। it means जो क्रॉप है वो ऐसा तो है नहीं कि एक बार उगाएंगे फिर उगाएंगे नहीं। तो क्रॉप होती है उसकी जो फील्ड के अंदर बार बार पर ईयर टाइम टू टाइम चेंज करते रहता है, उसको करते रहते हैं। तो इसके अंदर जो क्रॉप होते हैं वो पूरे फील्ड एरिया को कंटिन्यूसली पर ईयर फुल ईयर क्या करता है वो ग्रीन ही रखता है, कि तो ग्रीनरी रखता है। एटमॉस्फेयर प्योर in this way crop directly affect the environment in the following way। तो सिंपल सी बात है, कैसे कैसे जो फसल होगी या जो क्रॉप होगा वो उसको कैसे इफेक्ट करेगी। तो क्रॉप इन द सराउंडिंग कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। जो एनवायरनमेंट होगा उसको साफ रखेगी। तो एनवायरनमेंट क्लीन सिंपल सा। मेंटेनिंग द मॉइस्चर इन एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो मॉइस्चराइजेशन होगा, मतलब कि जो मॉइस्चराइजेशन का मीन हो गया जो एयर है उसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी होगी उसको वो बरकरार रखेंगे। दे कीप द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन सराउंडिंग एरिया ये एक प्लांट का प्राइमरी सिम्टम्स है, वो ऐसा करता ही है। दे कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो सिंपल सी बात है, जो क्रॉप होगी वहाँ पे जो ग्रीनरी एरिया होगा वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो भी टेम्परेचर लेवल भी इक्वल रहेगा। थोड़ा सा वहाँ पे अदर प्लेस से वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। डिक्रीज द एयर एंड साउंड पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन का तो नॉर्मल सभी को पता होता है कि जो प्लांट होते हैं वो एयर पोल्यूशन को कम करते हैं, बट जो प्लांट होते हैं वो साउंड पोल्यूशन भी कम करते हैं। प्रोवाइड लाइफ एंड प्रोटेक्शन टू एनिमल। प्रोवाइड लाइफ इट मीन्स चाहे कोई भी एनिमल हो, हम पहले बात कर चुके हैं, चाहे कार्निवोरस हो चाहे हार्बिवोरस हो, वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो भी होगा वो हमेशा प्लांट्स पर ही डिपेंड करता है। तो प्रोवाइड्स लाइफ एंड प्रोटेक्ट द एनिमल। एक फील्ड एरिया के अंदर काफ़ी एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया में रहते हैं। तो ये है फर्स्ट चैप्टर पूरा। इसके बाद में एक साइंटिस्ट का एक्सप्लेन दे रखा है, साइंटिस्ट की बायो दे रखी है, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। तो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन क्वेश्चंस तो कम ही पूछ जाता है, बट ये देखा है इंडियन साइंटिस्ट है तो इसमें तो पूछ जाता है उनका बर्थ कहाँ पर हुआ, कब हुआ, कहाँ पर हुआ, वो किस लिए फेमस है। तो ये फेमस थे ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड जेनेटिक्स। देन जेनेटिक्स के अंदर इन्होंने हाइब्रिड सीड ऑफ वीट, मतलब जो गेहूँ है उसकी हाइब्रिड सीड निकाली थी, जिससे कि जो वीट है उसके अंदर एक अचानक से एक्सेस के अंदर उनकी डेवलपमेंट और क्रॉपिंग स्टार्ट हो गई थी। देन इन्हें पद्म भूषण मिला था 1972 के अंदर, ये एक इम्पोर्टेंट बात रहती है। और पद्म विभूषण मिला था 1989 के अंदर। यहाँ पर 8th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है